Welcome back, old book nerd. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे एक लार्ज साइज का वाइट बोर्ड लगा हुआ है, और इससे पहले कि मैं छोटे बोर्ड पे वीडियो बनाता था। और जैसे कि आप सब लोगों का प्यार जो मुझे मेरे वीडियो को मिल रहा है, तो ये वाइट बोर्ड मैंने एक बड़े साइज का ले लिया है, जिसमें कि आप लोगों के लिए सुविधाजनक तरीके से मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को लिख सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो अगर आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार मिलता रहा मुझे और एप्रिसिएशन मिलता रहा, तो मैं आगे भी कुछ और बड़े बदलाव करूंगा। तो इसलिए आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने इस ओल्ड बुक अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, और लगातार देखते रहिए इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं किसी भी बिना देरी के। और वैसे आज जो ये मैथ का सेक्शन है हमारा, और इस मैथ के सेक्शन में मैं कुछ 7 क्वेश्चन सिलेक्टेड लाया हूँ, जो कि आपके सामने आज सॉल्व करे जाएंगे। आप सीखेंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सी टेट का तैयारी हो रही है और सी टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैंने इसमें कुछ आपको मीन के क्वेश्चन हैं और कुछ त्रिभुज के भी हैं और कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक बल्लेबाज ने 6 इनिंग में कुछ रन बनाए। क्या कुछ रन बनाए? जैसे कि 35, 36 और 50, 40, 60, 55। तो हमें माध्य निकालना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं बता दूं कि माध्य जो है हमारा, उसे मीन कहते हैं। माध्य दैट मीन। इस क्वेश्चन के करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका होता है कि आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। तो आप लोग समझ गए हैं कि इसमें हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में ये फार्मूला आपका मीन अगर निकालने के लिए आता है, या मैं बोलूं माध्य निकालने के लिए आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि उसमें हम देख लेते हैं, जो पद दिए गए हैं, संख्या दी गई है, उसको हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। अपॉन 1 2 3 4 5 6, यानी जो हमारे नंबर्स है उनकी जो काउंटिंग है वो क्या है, 6 है। तो मैंने इन सबको जब ऐड करना है तो ये ऐड करके कुछ आएगा 282 अपॉन 6, और मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 6 24 होते हैं, और इधर 4 आके 42 हो जाएगा, यानी 6 7 42। तो ये 40 आपका 47 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि मीन निकल के आ गया। क्या आया? निकल के मीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो ये इस प्रकार से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको किसका दिया गया है, मीन का ही दिया गया है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंस हो गई है। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या होगा। आप देख लीजिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि मीन जो है उसे माध्य कहते हैं, और आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, उसी को मैंने रख के सॉल्व किया है कि जितने आंकड़े दिए थे उनको मैंने ऐड कर लिया है, और फिर उनकी जो संख्या है उसको लिखा है नीचे, अपॉन में उसको ऐड करके उसे डिवाइड करा है, तो ये मेरा निकल के आ गया मीन, यानी माध्य निकल के आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि 20 प्रेक्षणों का औसत जो है 55 है, और यदि प्रेक्षण 45 और 30 को हटा दिया जाए तो शेष प्रेक्षणों का नया औसत क्या होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ समझने की यह है कि जो औसत यहाँ पर लिखा हुआ है, औसत मीन्स हो गया आपका कि माध्य से। क्या हो गया? माध्य से। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब बोल रहा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है आपका 55। तो 20 क्या है, आपके प्रेक्षण है, और माध्य मतलब मैंने अभी बता दिया माध्य, तो माध्य के हम यहाँ पर 55 लिखेंगे, और आंकड़ों का योग अपॉन प्रेक्षण कितने हैं आपके 20। अगर मैं अब यहां से आंकड़ों का योग निकालना चाहूंगा तो मेरे पास योग निकल के आ जाएगा। योग कितना हो जाएगा
55 इंटू 20 कितना हो जाएगा ये 1100। तो आपके पास योग कितना निकल के आ गया 1100, किसका आंकड़ों का योग। अब बात करते हैं हम कि यदि प्रेक्षण 45 और 30 को हटा दिया जाए, अब मैंने इसमें से क्या करना है, जो माइनस करना है 45 प्लस, मैंने इसमें से माइनस कर दिए तो कितने हो गए ये 75 1100 से मैंने हटा दिया तो यहाँ पर बचा 1025। तो मेरे पास ये निकल के आ गया आपके योग। अब अगर मैंने दो प्रेक्षण हटा दिए हैं तो मतलब पहले कितने थे 20 थे, पहले हमारे पास 20 थे, अगर मैंने दो हटा दिए दैट मीन आपके पास 18 बचे, और 18 बचे तो यहाँ पर क्या आ गया 1025/18, 18 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 56.9, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। सबसे मेन चीज पहले की जो औसत बोला गया है उसको हम माध्य, उसका मीन्स माध्य से है, और 55 आपके हमने क्या करा माध्य रख दिया, आप लोगों का योग हमारे पास निकालना है, अभी 20 हमारे पास प्रेक्षण थे और उसके बाद योग यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 1100, और 1100 के बाद मैं फिर बोल रहा है कि यदि दो प्रेक्षण 30 और 45 को हटा दिया जाए, तो मैं 30-45 में हटा दिए, और हटाने के बाद क्या करा ये 1025 बचा, और नेक्स्ट फिर आपके जो 20 थे उसमें दो हटा दिए, तो मतलब 20 में से दो हटेंगे ना, तो ये 18 हो गया। 18 होने के बाद मैंने इसे डिवाइड कर दिया और यहाँ पर इसका आंसर निकल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड, हम अब तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर। यदि इसका जो परिमाप है वो p सेंटीमीटर दिया गया है और p के न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात करें, तो ये इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जो त्रिभुज के कुछ एक फैक्ट होते हैं उनको जान लेते हैं। पहला फैक्ट है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। मतलब कोई त्रिभुज है, मतलब कहने की ये है कि ये दो भुजाओं का योग इस भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक, क्लियर। दूसरी बात ये कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो है, अगर इन दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से क्या होगा छोटा होगा। नॉर्मल सी बात है, कोई नई बात नहीं है, आप लोग जानते हो। तो चलिए मैं अब त्रिभुज में क्या करता हूँ, जो इसकी माप दे रखी है उसको लिख देता हूँ। तो सबसे पहला एक तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं कि परिमाप निकालना है। परिमाप का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि परिमाप बराबर होता है त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। फ्रेंड, हम यहाँ बात कर रहे थे कि सभी त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का योग होता है उसे हम पैरामीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने x मान रखा है, जो तीसरी भुजा है इसकी दो भुजाएं में ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने यहाँ पर पहली कंडीशन के अनुसार कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा, तो दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे इसका अगर मैक्सिमम मान की बात करें तो 14 आएगा, क्योंकि इससे छोटा होगा। और दूसरी बात अगर मिनिमम मान की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा इससे 6 होगा। तो अब सिंपल सा फार्मूला मेरे पास ये था, मैंने क्या करना है, जो पहला वाला कंडीशन है वो इसमें पुट अप कर दिया। तो मैंने इसका जब ऐड कराया तो ये 29 आ गया है। और दूसरी कंडीशन में अगर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 21। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था आपका, ये पूछा गया न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करने हैं। तो न्यूनतम आपका जो हो जाएगा, न्यूनतम जो है आपका वो मान हो गया आपका 21 और अधिकतम जो हो गया वो हो गया 29। क्लियर। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोनों पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बेहतर क्वेश्चन था। इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन की दो भुजाओं का अगर योग कर देते हैं तो तीसरी भुजा से वो क्या हो जाएगा बड़ा होगा। और अगर दो भुजाओं को मैं अंतर लेता हूं तो वो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, यानी तीसरी भुजा से क्या होगा छोटा होगा। तो इसी कंडीशन को रखते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोण से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन जो 4 नंबर है आपके सामने, यदि कोई कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना, कितना 4 गुना है,
तो कोण ज्ञात करना है। सिंपल बात है कि सबसे पहले पूरा कोण को मैं बताता हूँ, जिसमें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट तो देख रहे हैं वीडियो को परेशान ना हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका कॉन्सेप्ट होता है कि कोण, दो कोणों का जो योग होता है वो 90 के बराबर होता है। तो सबसे पहले अगर मैं एक पूरा कोण मान लेता हूँ, कोई भी पूरा कोण जो है वो मान लिया x है, क्या है x है, और माना जो कोण था आपका वो क्या था x है, और पूरा कोण का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने है, क्या होता है 90 माइनस मैंने x कर दिया। अगर इस कोण को मैं इसमें से निकाल दूंगा तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बचेगा। क्लियर? तो आगे कहता है कि पूरा कोण का 4 गुना है। तो इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना है, 4 गुना कोण की बात कर रहा है, 4 गुना कोण की बात कर रहा है, तो मैंने इसका 4 गुना कर दिया। क्लियर? इसका 4 गुना कर दिया। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है कि 4 ने 36, 360 माइनस 4x। अब ये अगर 4x इधर चला जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, और ये 360, और x इज इक्वल टू 360 अपॉन 5। तो 5 सत्ते 35 और 1 5 दूनी 10, यानी x बराबर आपके पास जो मान निकल कर आया वो कितना है 72। बट ये अभी आपका क्या है आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या x माना है, तो वो 90 में से हमने क्या करना है 90 माइनस 72 को जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 और इधर एक 1 80 डिग्री। ये आपका एंगल निकल गया। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या कह रहा था कि कोण ज्ञात करिए, तो एक पूरा कोण का 4 गुना बताया था, जो कॉन्सेप्ट हमें बताया था पूरा कोण का, लेकिन जो कोण हमने माना था वो कोण निकल के जो आया वो 80 निकल के आया। क्यों? क्योंकि जो पूरा कोण होते हैं उनका जो योग होता है 90 होता है, 90 से एबव नहीं जाएगा, 90 या 90 के अंदर तक रहेगा, तो इसलिए ये कोण आपका 80। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि संपूर्ण कोण आपके दो कोण दे रखे हैं तो 5x का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसका जो कंसेप्ट होता है सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल का जो कंसेप्ट होता है वो दो कोणों का जो योग होता है 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास कोण दे रखे हैं, पहला कोण दे रखा है 7x प्लस 58 प्लस और 16x प्लस 53, ओके, और इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन है आपके सामने। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 7x और 16x को मैं जोड़ लेता हूं, तो ये आपके हो गया 23x, ठीक है, प्लस और इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसके बाद जो डिग्री है 180। अब मैंने क्या करना है, ये इधर ले जाएंगे 180 माइनस, इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, यानी इतना, और 23x, x से यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे 69 अपॉन 23, और ये कितनी बार जाएगा, 3 3 और 9 और 3 दूनी 6, यानी 3 बार। तो x की वैल्यू आपके पास 3 निकल के आती है, 3 निकल के वैल्यू आ गई। और आगे पूछ रहा है कि 5x का मान निकालना है, तो 5x का मान निकालने के लिए क्या करना है, हमें 5x में क्या कर देना है, x का मान लगा देना है 3, तो यानी आपका आ गया 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं फील होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं है तब दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, इनके क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट को समझना है तो मेरी एक वीडियो है, इसका लिंक आप जरूर देखें, बाय बटन पे उसको लगाऊंगा और आप इसे देख सकते हैं, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन की जो एक वीडियो है इसमें आप इसको बाद में सॉल्व करेंगे, एकदम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड ये पूरा कोण देख रहे हैं, पूरा कोण का जो क्वेश्चन दोबारा से हमारे सामने आया हुआ है, और ये अनुपात में दे रखे हैं आपकी कोण, और इसका हमें मान निकालना है, एक्चुअल मान निकालना है, अनुपात में रेशो दे रखा है आपको। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि दो कोण होने चाहिए, कोई भी उनके जो मान होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए, ठीक है, 90 से कम या 90 के इक्वल होने चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जो रेशियो की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी है, 11:90 दे रखी है, ठीक है। तो अब आगे क्या करते हैं, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 11x और प्लस
19x और ये 90। ठीक है, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब क्या करना है, नॉर्मल सी बात है, इसे हम ऐड कर लेंगे और 30x 90। अब x 3 या 9, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू जो है वो आप इसमें रख देंगे 11x में। 11x में जब वैल्यू रखेंगे तो आपका ये 33 आएगा और दूसरा है 19x, तो 19x में जब वैल्यू रखेंगे तो आपका निकल के आएगा ये 19 तिया 57। ठीक है, इतना। ओके, ये आपके दो कोण निकल के आ जाएंगे। तो रेशियो का अगर क्वेश्चन आता है और किसी बेस या कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री से रिलेटेड आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन आपको इस बेस पे कई क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लास्ट एक 7 क्वेश्चन को हल करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायग्राम बेस है। लास्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड, इन द एडजेंट पॉइंट्स फिगर्स में दे रखा है और हमें ये बताना है कि फाइंड करना है जो कोण C है, ये वाला कोण हमें फाइंड करना है इस फिगर में। और A मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बता रहे हैं कि AB पैरेलल लाइन है किसके, CD के, यानी AB जो है पैरेलल लाइन है CD के, यानी इसको अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो ये इसके इस तरीके से पैरेलल लाइन होगी। अब बात ये आती है कि ये कोण हमें कौन सा ये वाला निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे ये आपको समझना है। इसके लिए भी कॉन्सेप्ट, एंगल के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो वीडियो जो मैंने अभी बताई थी इससे पहले, उस वीडियो को आप देख लें, ये आपको सॉल्व करने में आसान होगी। तो मैं अगर ये लाइन आगे बढ़ा देता हूँ तो सबसे पहले कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो बना कोई भी अगर लाइन होती है तो पता है कि ये स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। क्लियर, कितनी की 180। तो मेरे पास ये आपका 120 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है इधर कितना बचा, अगर 60 में ऐड कर देता हूँ 120 में 180 हो जाएगा, तो यानी ये 60 का कोण हो गया। और सॉरी, ये आपका 50 का ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो ये आपका जो 50 का गिवन है, तो अब मेरे पास ये जो त्रिभुज बनना है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में दो कोण ऑलरेडी पता लग गए और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 होता है। तो 2 का पता लग गया है, तो बचा कितना यहाँ पर 70 का, बचा 70 का। और ये जो कोण है, ये कौन से कोण है, शीर्षविमुख कोण है, शीर्षविमुख कोण है। और शीर्षविमुख कोण के जस्ट जो कोण शीर्षविमुख होते हैं वो एक दूसरे के सेम होते हैं, तो मतलब अगर ये 70 तो ये भी 70 है। अब ये जो है, पर मैं सीधी वाली लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो ये लाइन आगे बढ़ी हुई एक तिर्यक रेखा काट रही है, मतलब ये डायग्राम में बनाता हूँ, यहाँ पर 2 लाइनें हैं और इसे एक रेखा काट रही है, तो ये वाले जो कोण होते हैं ये अंतःकोण कहलाते हैं और इन अंतःकोण का जो योग होता है वो 180 के इक्वल, कितने के, 180 के इक्वल। तो ये 180 के इक्वल है, तो मतलब कहने का ये अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो मैं 180 - 70 = 110। तो मेरे पास जो कोण निकल के आया C कोण, वो आया इतना, तो इसका आंसर ये होगा। अब ये सारी जो इस डायग्राम में मैंने यूज करे हैं, मतलब जो टेक्निकल पॉइंट्स या जो भी मैंने इसमें लगाए हैं कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। इससे पहले की वीडियो मैंने बना रखी है लाइन सेगमेंट और एंगल के ऊपर, तो वो वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको हल करने में काफी हेल्प होगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और लगता है कोई चीज नहीं समझ में आई है तो भी बताएं। और ये वीडियो अगर पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसे शेयर आउट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.